अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सारे? ठीक ठाक हो? आवाज़ आ रही है मेरी? गुड, आवाज़ आ रही है। अच्छा, पहले तो ज़रा हम थोड़ी सी टेस्ट की बात करते हैं। जी बच्चों, टेस्ट मैक्सिमम क्लास ने बहुत अच्छा किया था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी के माशाल्लाह एमसीक्यूज भी एंड एससीक्यूज मतलब बहुत अच्छे आंसर्स दिए हुए थे। कुछ जगहों पे कुछ बच्चों ने मिस्टेक्स की थी, लेकिन ये है कि वो विद टाइम इवॉल्व हो जाती हैं जब आप ज़्यादा पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे। लेकिन इट वाज ओवरऑल एक्सीलेंट। आई होप कि आप लोग आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह और पढ़ेंगे। और आप लोगों ने अपना कोई रिजल्ट वगैरह भी लगा है कि नहीं लगा आप लोगों का? अच्छा ठीक है बच्चों, लेकिन ये था कि ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पढ़ा और एटलीस्ट पढ़ा जैसे भी ये पढ़ा है, ठीक है। और लड़कियों के टेस्ट भी बहुत अच्छे थे, लड़कों के भी अच्छे थे। आई डोंट रिमेम्बर, मैंने एक पेज पे लिखे थे कि किस किस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और वो मैंने बताना था बट वो मेरे घर रह गया पेपर। लेकिन इट वाज वेरी गुड और आई होप कि आप लोग न्यू प्लेजिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, ये 2 यूनिट्स थे, इट वाज टफ। जेनेटिक्स ऐसा यूनिट है कि जिसमें रट्टा लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और बाकी यूनिट्स में बंदा थोड़ा फिर भी समझ लेता है, लेकिन फिर भी इट वाज वेरी गुड। ठीक है, सो अच्छा, आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू प्लेजिया बच्चों। ठीक है, न्यू प्लेजिया में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेनाइन और मेलिग्नेंट छोड़े थे। बेनाइन और मेलिग्नेंट के बच्चों हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि बेज़रर होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इनके पहले हम लोग बेनाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखो, एक टेबल बना हुआ है आप लोगों की बुक में, उसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन या एनाप्लेजिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि वेल डिफरेंशिएटेड, मतलब अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट किए होते हैं, पता होता है कि किस ट्यूमर्स किस बॉडी के ऑर्गन से ग्रो कर रहे हैं, ये किस बॉडी के पार्ट का हिस्सा है ये ट्यूमर्स, ठीक है, आपको पता लग रहा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर समटाइम्स टिपिकल ऑफ टिश्यू ऑफ ओरिजिन, मतलब जो उनका टिश्यू ऑफ ओरिजिन होता है उससे मिलते जुलते होते हैं। जो मेलिग्नेंट होते हैं ना बच्चों, वो डिफरेंशिएशन लैक करते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता चल रहा होता कि ये जो ट्यूमर है ये किस ऑर्गन का या किस बॉडी के पार्ट से ग्रो किया है, ठीक है। सबसे पहली तो ये बात कि उनके डिफरेंशिएशन से आपको पता लग जाता है। अच्छा, एनाप्लेजिया, एनाप्लेजिया का मतलब ये होता है कि जिसने अपनी स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी खो दी होती है, ठीक है, मतलब जो टिपिकल या नॉन टिपिकल को शो करता है एनाप्लेजिया, ठीक है। प्लेजिया हम ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और एना समझ लो कि अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ टाइप, ठीक है। अच्छा, अब रेट ऑफ ग्रोथ अगर आप देख लो कि ये वाले जो ट्यूमर्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, जो बेनाइन होते हैं, ठीक है, स्लो होते हैं, ठीक है, मे कम टू स्टैंड स्टिल और रेगुलर माइटोटिक फिगर्स इसमें रेयर होती है। माइटोटिक फिगर्स का जब नाम आएगा इसका मतलब ये होगा कि ये ट्यूमर्स एक्सटेंसिव माइटोसिस शो करें, ए टिपिकल माइटोसिस, ठीक है, मतलब बाय नॉर्मली तो माइटोसिस बाइपोलर होती है ना, ये ट्राइपोलर या क्वाड्रीपोलर या इस तरह की माइटोसिस शो कर रहे होते हैं, एक्सेसिव, ठीक है। और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो एरेटिक होते हैं, मतलब स्लो भी हो सकते हैं, रैपिड भी हो सकते हैं, एकदम से थोड़ा थोड़ा ग्रो करते करते एकदम से ज़्यादा सारा ग्रो कर जाते हैं। इनमें माइटोटिक फिगर्स भी न्यूमरस होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो यूजुअली कोहेसिव होते हैं, ठीक है, मतलब लोकल इन्वेजन उनमें नहीं होती, वो एक जगह पे ही पड़े रहते हैं, ठीक है, वेल डिमार्केटेड होते हैं, उनकी प्रॉपर बाउंड्री होती है, ठीक है, वो इन्वेड नहीं करते आसपास की सराउंडिंग स्ट्रक्चर को। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना बच्चों, वो
इन्वेसिव होते हैं, ठीक है? मतलब वो जहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ पड़ा नहीं रहेगा, वो अपनी बाउंड्री तोड़ेगा, आगे बढ़ेगा, फैलेगा बॉडी में, एक्सपेंसाइल होता है, ठीक है? इसके अलावा मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि एक अपनी जगह जहाँ वो बना है ना, फर्ज करो ओवरी का ट्यूमर था, लेकिन वो मिलेगा तुम्हें लिवर में, ठीक है? मतलब कि वो पहले बना था ओवरी में, उसकी प्राइमरी ओरिजिन ओवरी थी, लेकिन वो मेटास्टाइज करके ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू वो पहुंच गया है लिवर के अंदर, ठीक है? अच्छा, मेरी आवाज क्लियर कुछ आ रही है तुम लोगों को अभी कि नहीं आ रही? हेलो? ठीक है। अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद जो मेटास्टेसिस होती है ना बच्चों, वो बेनाइन ट्यूमर्स में एब्सेंट होती है, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में मेटास्टेसिस बहुत फ्रीक्वेंट होती है। बेनाइन जब भी होगा ना, ठीक है, उसमें मेटास्टेसिस कभी होगी नहीं, एब्सेंट होगी, टोटली एब्सेंट होगी, लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है, ठीक है, मोर लाइकली विद लार्ज अनडिफरेंशिएटेड प्राइमरी ट्यूमर्स। अच्छा, ये चार पांच डिफरेंसेस हैं बच्चों बेनाइन और मेलिग्नेंट के, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है? राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन बेनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है? इनको, जी बच्चे, मेलिग्नेंट ज्यादा डेंजरस होता है, बेनाइन तो डेंजरस होता ही नहीं है, बेनाइन तो एक जगह पे पड़ा रहता है, ठीक है, ग्रो कर जाता है, अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, वो जहाँ पे है वहीं पड़ा रहेगा, ठीक। हाँ, ये होता है कि बॉडी के लिए थोड़ा सा बेनाइन ट्यूमर भी जैसे कि तकलीफ देही होता है, लेकिन बेनाइन बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना बच्चे, वो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है? तो ये डिफरेंसेस बच्चों तुम लोगों ने याद रखने हैं, ये तुम लोगों को टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ नोमेनक्लेचर पढ़ा था बच्चों ट्यूमर्स का, ठीक है? अच्छा, ट्यूमर्स का एक तो ये है, एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों। अच्छा, अब हम लोगों ने कुछ टर्म्स थी बच्चों, जब नोमेनक्लेचर पढ़ा था कि कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो मीजनकाइमल ओरिजिन के होते हैं, कुछ वेसल से ग्रो करते हैं, कुछ ब्लड सेल से ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ एपिथेलियल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है? कुछ में एक वन मोर देन वन न्यूप्लास्टिक सेल टाइप होती है, ठीक है? अब जो ट्यूमर ऑफ मीजनकाइमल ओरिजिन होते हैं ना बच्चों, मीजनकाइमल वो होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू से ग्रो करें, ठीक है? जैसे फाइब्रस टिश्यू होती है, फैट होती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है, कार्टिलेज वगैरह होती है, बोन होती है, ठीक है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा होते हैं या उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है? जैसे अगर बेनाइन है तो हम फाइब्रोमा करेंगे, मेलिग्नेंट है तो उसको फाइब्रोसार्कोमा कहेंगे। लाइपोमा ऐसा टिश्यू जो लाइपोमा होता है जो फैट से ग्रो करता है, ठीक है? अच्छा, लिपिड से याद रखना है, LIP, लिपिड या फैट से याद रखना है, ठीक है, लाइपोमा। और अगर वही मेलिग्नेंट है तो उसको हम लाइपोसार्कोमा कहेंगे। इस तरह कॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोमा बेनाइन पार्ट है, कॉन्ड्रोसार्कोमा, सार्कोमा जहाँ पे भी वर्ड आएगा इसका मतलब है कि वो मेलिग्नेंट है, खतरनाक है। ऑस्टियोमा बोन का ट्यूमर होता है, बेनाइन होता है। जब ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा हम यूज करेंगे इट मीन्स कि वो मेलिग्नेंट है। ब्लड वेसल्स के कुछ ट्यूमर्स होते हैं बच्चों, ये एमसीक्यूज के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टेबल है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एक ब्लड वेसल में ट्यूमर है तो उसको हम कहेंगे हिमेंजियोमा, वही अगर मेलिग्नेंट है तो हम उसको कहेंगे एंजियोसार्कोमा, ठीक है? इस तरह अगर लिम्फ वेसल्स में है बेनाइन ट्यूमर तो लिम्फेंजियोमा, अगर वही मेलिग्नेंट है तो लिम्फेंजियोसार्कोमा। इस तरह मीजोथीलियोमा अगर मीजोथीलियम में है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बेनाइन फाइब्रस ट्यूमर, और अगर मेलिग्नेंट उसका काउंटर पार्ट है तो मीजोथीलियोमा। इस तरह ब्रेन कवरिंग में अगर है तो मेनिंजीज ब्रेन की कवरिंग को कहते हैं, ठीक है? और अगर उनका बिनाइन ट्यूमर है तो मेनिंजियोमा होगा, और अगर उनका मेलिग्नेंट ट्यूमर है तो इन्वेसिव मेनिंजियोमा उसको बच्चे कहते हैं। इस तरह कुछ हमारे हिमेटोपोइटिक सेल्स हैं जिनके होते ही सिर्फ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, ठीक है, जो ब्लड के सेल्स हैं या फिर लिम्फोइड टिश्यू के सेल्स हैं, इनके ट्यूमर्स होते ही मेलिग्नेंट हैं, ये बिनाइन ट्यूमर कभी भी नहीं होगा। बच्चों में तुम लोगों ने देखा होगा ल्यूकीमिया वगैरह बहुत कॉमन है, बड़ों में लिम्फोमास बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। इस तरह स्मूथ मसल्स के ट्यूमर है तो लियोमायोमा फीमेल्स में यूट्रस में ग्रो करता है, उसी का मेलिग्नेंट काउंटर पार्ट को हम कहते हैं लियोमायोसार्कोमा। इस तरह स्केलेटल मसल है, उनके बिनाइन ट्यूमर को हम रेब्डोमायोमा कहेंगे, और उसी के
जिसे कह लो कि मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट को हम कहते हैं रेप्टोमायोसार्कोमा, ठीक है। इस तरह स्ट्रेटिफाइड, अगर हम एपिथेलियल ओरिजिन के ट्यूमर देखें तो सबसे ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, उसके बिनाइन ट्यूमर को हम कहते हैं स्क्वेमस सेल पेपिलोमा, उसी के मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट को हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इस तरह कुछ बेसल सेल ओरिजिन के होते हैं, उनको हम बेसल सेल कार्सिनोमा कहते हैं, उनका कोई बेनाइन काउंटर पार्ट नहीं होता। इस तरह अगर कोई ग्लैंड्स या डक के ट्यूमर है, याद है मैंने तुम लोगों को पिछली दफा बताया था कि अगर ग्लैंड का ट्यूमर है तो हम उसको एडी कहते हैं, ठीक है, याद है। और अगर उसी का बिनाइन पार्ट को हम एडिनोमा कहेंगे और इसी का अगर मेलिग्नेंट पार्ट है तो एडिनो कार्सिनोमा कहेंगे। इस तरह पेपिलोमा है, बिनाइन काउंटर पार्ट है, उसी के मेलिग्नेंट को हम पेपिलरी कार्सिनोमा कहेंगे। सिस्ट एडिनोमा, किसी ग्लैंड के अंदर सिस्ट बनी हुई है तो उसको हम बिनाइन काउंटर पार्ट को सिस्ट एडिनोमा कहेंगे और उसी के मेलिग्नेंट काउंटर पार्ट को हम सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा कहेंगे, ठीक है। इस तरह रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ब्रोंकियल एडिनोमा होगा और उसी के मेलिग्नेंट को ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कहेंगे। किडनीज में होगा, इसी तरह लिवर सेल्स में होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट एपिथेलियम में होगा बच्चों, ठीक है। इसके अलावा सॉरी बच्चों, अच्छा, फिर इसके अलावा जर्म सेल्स वगैरह में होता है, मेलानोसाइट्स वगैरह में होता है, और अगर मोर देन वन न्यूप्लास्टिक सेल टाइप उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब प्लेसेंटा में भी होता है। अगर मोर देन वन न्यूप्लास्टिक सेल टाइप है तो उसको हम कहते हैं मिक्स ट्यूमर, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा जर्म लेयर इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे स्लाइवरी ग्लैंड इसकी एक एग्जांपल है, उसका बिनाइन काउंटर पार्ट को हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और उसी के मेलिग्नेंट को कहते हैं मेलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड ओरिजिन। और इस तरह विल्म्स ट्यूमर है बच्चों में, उसका एक ही बच्चों में काउंटर पार्ट है वो मेलिग्नेंट है, उसको हम विल्म्स ट्यूमर कहते हैं। विल्म्स ट्यूमर बिनाइन नहीं होगा, जहां पे भी विल्म्स ट्यूमर आएगा ये मेलिग्नेंट ही होगा बच्चों। इसके अलावा मोर देन वन न्यूप्लास्टिक सेल टाइप डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन जर्म सेल लेयर, उसको हम कहते हैं टेरेटोजीनस, ठीक है, जो कि एक से ज्यादा जर्म सेल्स से ये जो ऊपर वाले हैं ना, यूजुअली डिराइव फ्रॉम वन जर्म सेल लेयर, जो जिसको हम कहते हैं ना कि टोटी पोटेंशियल सेल्स हैं, वो ऐसे हैं जो मोर देन वन जर्म सेल लेयर के बने हुए हैं, ठीक है। मोस्टली ये कहाँ होते हैं, गोनेड्स वगैरह में होते हैं, ठीक है, हमारे जेनिटल्स में होते हैं, हमारे मेल और फीमेल गोनेड्स में होते हैं, ठीक है। अगर उसका बिनाइन काउंटर पार्ट है तो उसको मैच्योर टेरोटोमा कहेंगे या डर्मोइड सिस्ट कहेंगे, और अगर वो मेलिग्नेंट है तो उसको इमेच्योर टेरोटोमा या टेरेटोकार्सिनोमा कहते हैं। अच्छा बच्चों, कुछ टर्म्स होती हैं उनको आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन के लिए भी, और आगे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, ये ज्यादा यूज होंगी। डिफरेंशिएशन का हम टर्म यूज करते हैं, डिफरेंस जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि एक ट्यूमर कितना डिफरेंशिएट कर सकता है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। एक्सटेंड टू विच अ न्यूप्लास्टिक पैरेन्काइमल सेल रिजेंबल द कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल पैरेन्काइमल सेल बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली, एंड लैक ऑफ दिस डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया हमने टेबल में अभी यूज किया, ठीक है। मतलब एक ट्यूमर अपने नॉर्मल जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स वहाँ प्रेजेंट हैं, और एक होते हैं न्यूप्लास्टिक पैरेन्काइमल सेल। याद है हमने पिछली दफा पढ़ा था कि ट्यूमर के दो पार्ट होते हैं, एक पैरेन्काइमा और एक स्ट्रोमा, ठीक है। जो उसका ट्यूमर वाला पार्ट होता है वो अपने नॉर्मल वाले पैरेन्काइमल सेल से कितना मिलता है, उसको हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन, ठीक है। और जब एक ट्यूमर के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होगी तब वो मेलिग्नेंट हो जाएगा, और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एनाप्लेजिया, ठीक है। प्लेजिया, प्लेस से याद रखना, एना अनडिफरेंशिएटेड से याद रखना कि अब ट्यूमर अपनी जगह से हट चुका है, ठीक है, वो अपनी जैसे कह लो ना डिफरेंशिएशन खो चुका है, एनाप्लेजिया। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं दे एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ पैरेन्काइमल सेल डिफरेंशिएशन, मोस्ट एग्जिबिट मॉर्फोलॉजिकल ऑल्टरेशंस दैट बेट्रे देयर मेलिग्नेंट नेचर। लैक ऑफ डिफरेंशिएशन या एनाप्लेजिया जब भी होगा इट इज कंसिडर्ड अ हॉल मार्क ऑफ मेलिग्नेंसी, ये मेलिग्नेंसी का एक हॉल मार्क है। जब एनाप्लेजिया होगा, डिफरेंशिएशन होगा, इट मींस कि इट्स नॉट बिनाइन, इट्स मेलिग्नेंसी, ठीक है, खतरनाक ट्यूमर है। फिर एनाप्लेजिया को आगे वो बता रहा है कि एनाप्लेजिया को हम डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के साथ एसोसिएट करते हैं। एक तो होता है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब मॉर्फिक मॉर्फोलॉजी से बच्चों, और प्लियो होता है कि वेरिएंट, डिफरेंट वेराइटी ऑफ उसके अंदर चेंजेस होती हैं, उसकी स्ट्रक्चर या उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, उसके अंदर न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल होती है, ठीक है। और इसके अलावा माइटोसिस भी एबनॉर्मल होगी, उसकी पोलैरिटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब होता है जो नॉर्मल उसका साइज है, कलर है, जो भी उसका जिससे वो पहचाना जा रहा था वो खत्म होता जाएगा, ठीक है। और भी चेंजेस देखी जाती हैं, ठीक है। तो आप उसकी शेप देखोगे, मॉर्फोलॉजी देखोगे, आप अंदर आओगे सेल के अंदर, आप उसका न्यूक्लियस देखोगे, ठीक है, आप उसके न्यूक्लियस के अंदर आओगे, आप माइटोसिस देखोगे, तो हर चीज खत्म होती जाएगी, हर चीज डिफरेंट होगी, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंशिएशन खत्म होती जाएगी। ये एनाप्लेजिया की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये लियोमायोमा ऑफ यूट्रस दिखाया है बच्चों, बेनाइन वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होता है,
स्मूथ मसल सेल्स का, जो कि यूट्रस में पाया जाता है, मायोमेट्रियम यूट्रस की लेयर है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जब मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा या एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन होगा, तो आप देखो कि ये कितना अनडिफरेंशिएटेड है, ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स बनी हुई हैं, लेकिन हर ग्लैंड एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। यू कैन कंपेयर इट विद द वेल फॉर्म्ड एंड नॉर्मल लुकिंग ग्लैंड्स, जो कि बिनाइन ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। पिछले टॉपिक पे जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने बेनाइन कुछ ग्लैंड्स दिखाई थी तुम लोगों को, ठीक है, नॉर्मल जो कॉलोनी ग्लैंड्स होती हैं। अब जो ये कैंसरस ग्लैंड्स होती हैं ये इरेगुलर होती हैं शेप में, देखो किसी, ये एक पूरी ग्लैंड है, ये 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 सब ग्लैंड्स हैं, ये राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये सारी इरेगुलर हैं, ये साइज में भी डिफरेंट है, शेप में भी डिफरेंट है, और कोई एक दूसरे से मिल नहीं रही है, ठीक है। दिस ट्यूमर इज कंसिडर्ड डिफरेंशिएटेड बिकॉज ग्लैंड फॉर्मेशन इज सीन। अच्छा, इस ट्यूमर को वो कह रहे हैं कि हम डिफरेंशिएटेड इसलिए कह रहे हैं, वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा कहेंगे या मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि ट्यूमर सेल्स के अंदर ग्लैंड तो बना हुआ है। जब ये ग्लैंड भी नहीं होगा ना, ये ग्लैंड टूट फूट जाएगा, तुम लोगों को कहीं कहीं इसके जरात नजर आएंगे, तब हम कह देंगे कि ये पुअरली डिफरेंशिएटेड मेलिग्नेंट या एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा का वर्ड जहाँ आ जाए, सार्कोमा का आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो मेलिग्नेंट हो चुका है। इसके अलावा ये थायराइड का बच्चों दिखाया हुआ ट्यूमर, ये बिनाइन ट्यूमर है, ये फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये सारे गोल गोल, इनके अंदर ये पिंक पिंक च्युइंगम था ना, ये कोलॉइड होता है, ठीक है, ये च्युइंगम की शक्ल का है, ठीक है, ये कोलॉइड होता है। अब इसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, एडिनोमा ऑफ द थायराइड, ठीक है। ये बेजरर होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, इसको सर्जरी करके सिर्फ निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन है, ये सारे स्किन के एपिथेलियल सेल्स हैं, स्क्वेमस सेल्स हैं, ये सारे छोटे 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 छोटे, ठीक है। और इसके अंदर ये देखो एरो दिया हुआ है, ये कैराटिन पर्ल्स होते हैं, ये ऐसे गोल गोल से ना अनियन रिंग्स की तरह होते हैं कैराटिन पर्ल्स। जब स्किन के अंदर कैराटिन पर्ल्स नॉर्मली भी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कैरेटिन होती है ना स्किन के अंदर, ठीक है। और जब ये बहुत ज्यादा कैरेटिन पर्ल्स प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब होता है कि ये ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड है। जब स्किन के अंदर आपको कैरेटिन नजर आना खत्म हो जाएगी, इसका मतलब होगा कि ये ट्यूमर अब पुअरली डिफरेंशिएट हो चुका है। फिर प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है? कैंसर सेल्स ऑफन डिस्प्ले प्लियोमॉर्फिज्म वेरिएशन इन द variations in the वेरिएशन इन द साइज एंड शेप, ठीक है। कैंसर से प्लियोमॉर्फिक होते हैं, डिफरेंट शेप होती है, उनका डिफरेंट साइज होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी, जैसे मैंने बताया था, जो नॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी होती है ना बच्चों, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो होती है एक सेल की, वो 1:4 होती है या 1:6 होती है। मतलब एक न्यूक्लियस हो तो उसके साथ उसके 4 गुना ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, या एक न्यूक्लियस है तो उसके साथ 6 गुना ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, ये नॉर्मल होती है। जब ट्यूमर हो जाता है ना, तब उसकी रेशियो हो जाती है 1:1, मतलब जितना न्यूक्लियस है उतना ही साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस बड़ा तो साइटोप्लाज्म भी उतना ही होगा, अगर न्यूक्लियस छोटा है तो साइटोप्लाज्म भी उतना ही होगा। न्यूक्लियर की शेप वेरिएबल होती है, इरेगुलर होती है। जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है ना बच्चों, वो क्लम्प्ड होता है, ठीक है, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। या बहुत ज्यादा डार्कली स्टेन्ड होता है देन नॉर्मल, तो उसको हम कहते हैं हाइपर क्रोमेटिक। क्रोम कलर के लिए भी कहते हैं, ठीक है, और क्रोमेटिन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाइपर मतलब होता है बहुत ज्यादा डार्कली स्टेन्ड, ठीक है। इसके अलावा जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई होते हैं, वो भी एबनॉर्मली लार्ज आपको नजर आ जाते हैं जब सेल की न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी डिफरेंशिएट कर गई होती है। अच्छा, इसके अलावा माइटोसिस जब आप देखें ना, माइटोसिस नॉर्मली आर इंडिकेटिव ऑफ रैपिड सेल ग्रोथ, ठीक है। अगर एक सेल के अंदर बहुत ज्यादा माइटोसिस नजर आ रही है तो इसका मतलब होता है कि सेल बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और unlike in benign and well differentiated malignant neoplasm, in undifferentiated tumor many cells are in mitosis, reflecting the high proliferative activity of the parenchymal cell. अच्छा, presence of mitosis का however इसका ये मतलब नहीं होता, does not necessarily indicate that the tumor is malignant or that the tissue is neoplastic. जरूरी नहीं है, माइटोसिस का भी एटिपिकल होना जरूरी है इन ऑर्डर टू जिसे कह लो ना कि हम उसको इन ऑर्डर टू लेबल इट एज मेलिग्नेंट। एंड माइटोसिस आर इंडिकेटेड ऑफ रैपिड सेल ग्रोथ, ये सिर्फ शो कर रही है कि सेल रैपिडली ग्रो कर रहा है। And cells in mitosis are often seen in normal tissue exhibiting rapid cell turnover such as epithelial lining of the gut and non-neoplastic proliferation such as hyperplasia, उसमें भी माइटोसिस देखी जाती है। ये नॉर्मल टिश्यूज हैं जिनमें रैपिड टर्नओवर होता है, सेल बनते टूट रहे होते हैं, जैसे
जीआईटी के होते हैं, ठीक है। हाइपरप्लेजिया का प्रोसेस अगर कहीं चल रहा होता है जो कि नॉन नियोप्लास्टिक प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके अलावा मैलिग्नेंसी में जब आप देखते हैं ना तो ट्यूमर के जो न्यूक्लियस होता है इट इज जो सॉरी माइटोसिस होती है, इट इज एटिपिकल बिजार माइटोटिक फिगर्स विद ट्राइपोलर, क्वाड्रीपोलर, मल्टीपोलर स्पिंडल्स इसमें देखे जाते हैं। और नॉर्मली बाइपोलर होती है ना माइटोसिस, दो पोल्स होते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा सारे देखे जाते हैं। अच्छा, फिर पोलैरिटी ये भी जैसे मैंने पहले बताया था कि सेल अपनी ओरिएंटेशन लॉस कर देता है, ठीक है। बार बड़े बड़े जाइंट किस्म के शीट्स या मैसेज ऑफ ट्यूमर सेल्स आपको नजर आते हैं जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड एक फैशन में ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रोइंग ट्यूमर ऑब्वियसली रिक्वायर अ ब्लड सप्लाई। ट्यूमर तभी चलेगा ना जब उसको एक ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो रैपिडली ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना, दे डेवलप लार्ज सेंट्रल एरियाज ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस, ठीक है। मतलब वो इतना वो सेल की सारी ब्लड सप्लाई ले लेते हैं और उसके बाद फिर वहां पे इस्कीमिया डेवलप होना शुरू हो जाता है, नेक्रोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उस एरिया में। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बच्चों जैसे मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया, इनको भी आपको पता होना चाहिए। मेटाप्लेजिया की टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ी होगी जब हाइपरप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया या हाइपरट्रोफी या मेटाप्लेजिया ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। मेटाप्लेजिया का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विद अनदर, ठीक है। मेटाप्लेजिया इज नियरली ऑलवेज फाउंड इन टिश्यूज विद इन एसोसिएशन विद टिश्यूज डैमेज, रिपेयर एंड रीजेनरेशन, ठीक है। सो मेटाप्लेजिया नॉर्मली एक रिवर्सिबल फिनोमिना होता है, ठीक है। सेल की एक टाइप दूसरी टाइप में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये कोई मेटाप्लेजिया जिसे कह लो ना कोई खतरनाक टर्मिनोलॉजी नहीं है। हाँ, डिस्प्लेजिया, डी से याद रखना है, डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड, डी डिस्प्लेसिया, ठीक है। इसका मतलब है कि डिसऑर्डर्ड ग्रोथ। जब भी डिसऑर्डर्ड का जिक्र आ गया इसका मतलब है कि गड़बड़ शुरू हो चुकी है, ठीक है। नॉर्मली एपिथेलियम में देखा जाता है या जहाँ पे सेल्स अपनी यूनिफॉर्मिटी, अपनी एक जिसे कह लो ना यूनिफॉर्मिटी हम क्या कहते हैं, अपना एक यूनिटी लॉस कर रहे होते हैं जहाँ पे सेल, ठीक है, उनका आर्किटेक्चर, उनकी बनावट खत्म हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्लास्टिक सेल्स की के अंदर प्लियोमॉर्फिज्म होती है, उनके अंदर लार्ज हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लिया होते हैं, उनके अंदर हाई एनसी रेशियो होती है। एनसी रेशियो का वर्ड जब भी आपके लिए यूज होगा ना, एनसी का मतलब समझ जाना कि न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो उसका टर्म का मतलब होता है। सो डिस्प्लेजिया का वर्ड मतलब डिसऑर्डर ग्रोथ, डिसऑर्डर ग्रोथ हो गई है, इसका मतलब है कि ट्यूमर अब नॉर्मल, अब बॉडी में मेटाप्लेजिया खत्म हो चुका है, मेटाप्लेजिया के बाद अब डिस्प्लेजिया शुरू हो चुका है, ठीक है। अच्छा, when dysplastic changes are marked and involve the whole thickness of the epithelium, but the lesion does not penetrate the basement membrane, it is considered a pre-invasive neoplasm and is referred to as carcinoma in situ, ठीक है। कार्सिनोमा इन साइटू भी पढ़ते हैं कुछ लोग, कुछ इन सीटू भी पढ़ते हैं, आप जैसे पढ़ना चाहो बच्चों, ठीक है। अब ये कह रहा है कार्सिनोमा इन सीटू या इन साइटू का मतलब ये होता है कि ट्यूमर ने अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन, हर ट्यूमर की एक, हर टिश्यू या ऑर्गन की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है हर, ठीक है। जब ट्यूमर किसी जगह पे ग्रो कर रहा होता है या उसने फुल थिकनेस ऑफ एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लिया है लेकिन अभी उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को पंक्चर नहीं किया, उसको पेनिट्रेट नहीं किया, तो इसका मतलब है दिस इज अ प्री इन्वेजिव नियोप्लाज्म। प्री मतलब पहले, इन्वेजिव होने से पहले का नियोप्लाज्म है और इसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। सीटू मतलब या इन साइटू मतलब कि एक साइट पे प्रेजेंट है, ठीक है। इट हैज नॉट पेनिट्रेटेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड वंस द ट्यूमर सेल्स हैव ब्रीच्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको तोड़ के आगे चले गए ट्यूमर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन को, देन वी से दैट द ट्यूमर इज इनवेजिव। इन मतलब अंदर घुस चुका है, वेजिव मतलब अब वो अंदर फैलने लगा है, इनवेड कर गया है अंदर ऑर्गन के। डिस्प्लेजिया में बी अ प्रिकर्सर टू मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इट डज नॉट ऑलवेज प्रोग्रेस टू कैंसर। अब एक और बात भी वो कह रहा है कि डिस्प्लेजिया का मतलब ये है कि ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिकर्सर है, मतलब जहाँ डिस्प्लेजिया नजर आए आप ये सोच सकते हो कि ये जगह जो है मेलिग्नेंसी में बदल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मेलिग्नेंसी को लेके आगे बढ़े, ठीक है। अक्सर ट्यूमर सेल्स होते हैं वो डिस्प्लेजिया पे स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, वो शो कर रहा होता है डिस्प्लेजिया। जहां पे आपको नजर आए, आप अपने माइंड में एक चीज ले आते हो, डिस्प्लेजिया नजर आएगा कि कुछ गड़बड़ है, इस टिश्यू को या इस पेशेंट को हमने फॉलो अप में रखना है, क्योंकि अभी डिस्प्लेजिया नजर आ रहा है, हो सकता है कल को ये डिस्प्लेजिया आगे कैंसर में प्रोग्रेस कर जाए। तो ये प्रिकर्सर होता है टू मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
इसके अलावा लोकल इन्वेजन ट्यूमर्स के अंदर जहाँ पे भी नजर आए, जहाँ पे वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, इन्वेड कर रहे हो, जहाँ पे सराउंडिंग टिश्यू में डिस्ट्रक्शन नजर आ रही हो, इसका मतलब होता है कि ट्यूमर ग्रो कर रहा है। ठीक है, जबकि बेनाइन ट्यूमर होते हैं, दे ग्रो एज एन एक्सपेंसाइल कोहेसिव एक्सपेंसाइल में, मतलब कोहेसिव जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, दे रिमेन लोकलाइज्ड टू देयर साइट ऑफ ओरिजिन एंड दे लैक द कैपेसिटी टू इन्फिल्ट्रेट, इन्वेड और मेटास्टाइज टू द डिस्टेंट साइट। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन उनका एक कैप्सूल होता है विच इज अ रिम ऑफ कंप्रेस्ड फाइब्रस टिश्यू दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम द होस्ट टिश्यू। ठीक है, उसने उसको सेपरेट किया होता है, एंड दिस कैप्सूल इट इज कंप्राइज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच इज डिपॉजिटेड बाय द स्ट्रोमा फाइब्रोब्लास्ट वगैरह से मिलके बना होता है। ठीक है, जब कैप्सूल टूट जाएगा इसका मतलब होता है कि ट्यूमर अब बेनाइन नहीं रहा, अब वो मेलिग्नेंट हो गया। ठीक है, such encapsulation does not prevent tumor growth, but it creates a tissue plane that makes the tumor discrete, readily palpable, movable, and easily excisable by surgical इन्यूक्लिएशन। अब वो कह रहे हैं कि कैप्सूल का मतलब ये नहीं है कि ट्यूमर की ग्रोथ को वो रोकेगा, मतलब अगर कैप्सूल लगा हुआ है तो इसका मतलब ट्यूमर फट के कभी बाहर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ट्यूमर ने जब बाहर आना होता है तो वो बाहर आ जाता है। कैप्सूल सिर्फ इसलिए होता है कि एक तो सर्जन की सहूलत के लिए, ठीक है, कि कैप्सूल के उसको पता होता है कि कैप्सूल है, इसका मतलब है ये चीज बाहर निकालनी है जहां जहां तक कैप्सूल मौजूद है। मूवेबल होता है, नॉन फिक्स्ड होता है कैप्सूल वाला ऑर्गन, पैल्पेबल होता है, आप उसको इजीली पकड़ सकते हो, हाथ में पैल्पेट कर सकते हो। ठीक है, जब भी कैप्सूलर इन वो प्रेजेंट होगा किसी भी ट्यूमर या किसी भी सराउंडिंग जहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जैसे हीमेंजियोमा है, ये ब्लड वेसल्स के ट्यूमर है, मैंने पहले भी बताया था, अनइनकैप्सुलेटेड होते हैं एंड दे परमिएट द साइट इन विच दे अराइज। जैसे डर्मिस में अगर ग्रो कर रहे हैं, स्किन में या लिवर में, तो ये परमिएट कर देंगे। ठीक है, ये अनइनकैप्सुलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, दे आर पोरली डिमार्केटेड फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू, ये भी हम बात कर चुके हैं। स्लोली मेलिग्नेंट expanding malignant tumors and they develop an apparently enclosing fibrous capsule and push along a broad front into adjacent normal structure। ठीक है, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स पुश करते हैं ना सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कैप्सूल के, चाहे कैप्सूल लगा भी हुआ हो, ठीक है, इनक्लोज्ड हो फाइब्रस कैप्सूल के अंदर, लेकिन वो सराउंडिंग एडजेसेंट नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को पुश करेंगे। अच्छा, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन of such pseudo-encapsulated masses almost always show rows of cells penetrating the margin and infiltrating the adjacent structure। मतलब जब आप ऐसे सूडो इनकैप्सुलेटेड मैसेज को देखते हैं ना, तो आपको सेल्स नजर आते हैं जो कि मार्जिन्स पे पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं। सूडो इनकैप्सुलेटेड मतलब ऐसी, जिसे कह लो ना, गलत इनकैप्सुलेशन आपको नजर आ रही है, झूठ की, या क्रैब लाइक पैटर्न आपको नजर आ रहा होता है कि ये अब ट्यूमर ग्रो करने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट टू डेवलपमेंट ऑफ मेटास्टेसिस, इन्वेजिवनेस इज अ वेरी रिलायबल फीचर दैट डिफरेंशिएट कैंसर फ्रॉम बेनाइन ट्यूमर। इसके अलावा इस पैरा में भी वही चीजें बताई हुई हैं कि मेलिग्नेंट ट्यूमर डू नॉट रिकॉग्नाइज द नॉर्मल एनाटॉमिकल बाउंड्रीज एंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू पेनिट्रेट द वॉल ऑफ द कोलॉन और यूट्रस। फॉर एग्जांपल स्किन के फंगेटिंग मैस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इन्वेसिव ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनमें सर्जिकल रिसेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है, ये इम्पॉसिबल हो जाती है, इवन इफ द ट्यूमर अपीयर्स वेल सर्कमस्क्राइब्स। ठीक है, इसके अलावा कार्सिनोमा इन साइटूस का भी हमने पढ़ लिया है। ये नॉर्मली कार्सिनोमा स्किन में होंगे, ब्रेस्ट में देखे जाते हैं। ठीक है, एंड बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय कार्सिनोमा ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स। इसके अलावा सम इन साइटो एपिथेलियल कैंसर हैं, उनके अंदर साइटोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज होती हैं विदाउट इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब मेटास्टेसिस को इसने तरह डिफाइन किया हुआ है अच्छे तरीके से कि मेटास्टेसिस का मतलब ये है कि द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू साइट्स दैट आर फिजिकली डिसकंटिन्यूअस विद द प्राइमरी ट्यूमर एंड अनइक्विवोकली मार्क्स अ ट्यूमर एज मेलिग्नेंट एज बाय डेफिनेशन बेनाइन न्यूप्लाज्म डू नॉट मेटास्टाइज। ठीक है, मतलब ये ट्यूमर ऐसे हैं जो कि फिजिकली कंटिन्यूअस हैं अपने प्राइमरी ट्यूमर से एंड अनइक्विवोकली मार्क्स, मतलब आप बगैर सोचे समझे भी इस ट्यूमर को जहाँ पे मेटास्टेसिस नजर आ रही है आप उसको मेलिग्नेंट कह देते हो। ठीक है, बेनाइन का तो नाम ही नहीं लेना, जहाँ पे भी मेटास्टेसिस, एम से मेलिग्नेंट, एम से मेटास्टेसिस तुम लोगों ने याद रखना है। ठीक है, मेरे साथ हो तुम लोग, बच्चों सुन रहे हो? वेरी गुड, एक्सीलेंट क्लास, मुझे आप लोगों की क्लास बहुत पसंद आई है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, बैठे होते सुन रहे होते हैं। वेरी गुड क्लास, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, फिर आगे हैं कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जो मेटास्टाइज करते हैं, बट सम डू सो इनफ्रीक्वेंटली। कुछ मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उनको हम कहते हैं ग्लायोमास। इसके अलावा कुछ बेसल सेल कार्सिनोमा स्किन के होते हैं, बट बोथ ऑफ दीज कैंसर्स इन्वेड अर्ली इन देयर कोर्स, बहुत जल्दी फैल जाते हैं। कुछ ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं ना, हम कहते हैं जो अर्ली स्टेज पे ही फैल जाते हैं और पेशेंट का जिसे कह लो ना कि सर्वाइवल मुश्किल होता है। ठीक है,
इसके अलावा पेशेंट एक प्राइमरी ट्यूमर कितना मेटास्टाइज करेगा, इट कोरिलेट्स विद द लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, इट्स लोकल इन्वेजन, इट्स ग्रोथ एंड इट्स साइज। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कुछ स्मॉल वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, कुछ स्लो ग्रोइंग लीजन्स होती हैं, वो भी मेटास्टाइज करती हैं। इसके अलावा कुछ रैपिडली ग्रोइंग मैसेज होते हैं जो कि सालों में मेटास्टाइज करते हैं। ठीक है, सॉरी, सालों में करते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि वो एक जगह पे लोकलाइज रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 30% न्यूली डायग्नोस्ड सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट ही मेटास्टेसिस के साथ करते हैं। ठीक है, मतलब ट्यूमर का आपको पता ही तब चलता है जब वो फैल चुका होता है बॉडी में, उस वक्त सर्जन के लिए, ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होता है। ठीक है, इसके अलावा मेटास्टेसिस स्प्रेड स्ट्रांगली रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्योर। वही बात है कि जब मेटास्टाइज कर गया है तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है, क्योंकि आपको इलाज के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप ट्यूमर को किस किस जगह से हटाएंगे। ठीक है, ब्रेन का ट्यूमर है, ठीक है, फैल गया लंग्स में, अब किस जगह से ट्यूमर को पहले हटाओगे। ठीक है, या स्प्लीन में फैल गया, ठीक है, यूट्रस का ट्यूमर है, फैल गया लेवर के अंदर। ठीक है, ट्यूमर को पहले कहाँ से पकड़ोगे, और क्या क्या पता है कि ट्यूमर कहाँ कहाँ फैला हुआ है, यू नेवर नो। ठीक है, इसके अलावा कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं जो कि ब्लड फॉर्मिंग सेल से बने होते हैं, जैसे मैंने बताया था ल्यूकेमियास, लिम्फोमा, दे आर ऑलवेज मैलिग्नेंट। ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये खून में ट्रेवल करते हैं एंड दे ट्रेवल टू द डिस्टेंट साइड। ऐसे ट्यूमर्स को पकड़ना तो और ज्यादा मुश्किल होता है जो ब्लड के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम वो ट्रेवलिंग के पाथवेज पढ़ लेते हैं कि ट्यूमर ट्रेवल करके किस किस तरीके से फैल सकता है। इसको हम कहते हैं पाथवेज ऑफ स्प्रेड। ठीक है, कुछ कैंसर डिसेमिनेट का मतलब होता है फैलना। ठीक है, कुछ कैंसर, सॉरी, कैंसर तीन तरीके से फैलते हैं बच्चों। एक तो आपको पता है डायरेक्ट सीडिंग, एक जगह पे है, साथ वाली स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व कर ली है। ठीक है, मतलब अगर लिवर में, गॉल ब्लैडर में फैल गया, या गॉल ब्लैडर में तो लिवर में फैल गया, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट सीडिंग हो गई है। दूसरा है लिम्फेटिक स्प्रेड। ठीक है, हमारे बॉडी में लिम्फेटिक चैनल्स भी होते हैं। हिमेटोजीनस स्प्रेड इज तीस थर्ड पार्ट, जिसका मतलब है कि ब्लड के थ्रू, हीम इज ब्लड, सो हिमेटोजीनस इज ब्लड स्प्रेड। जब डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी होती है, इसका मतलब होता है कि एक कोई फिजिकल बैरियर्स को तोड़ते हुए ना ट्यूमर आगे चला गया। ठीक है, मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व इज द पेरिटोनियल कैविटी, पेट। ठीक है, पेरिटोनियम, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करता है। लेकिन और भी कोई भी बॉडी कैविटी, जैसे प्लूरल है लंग्स में, पेरिकार्डियल है हार्ट में, सब एरेक्नॉइड है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, या जॉइंट स्पेसेस वगैरह, ये सब अफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, सच सीडिंग इज पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्सिनोमा राइजिंग इन द ओवरीज। ओवरीज में बहुत कॉमन है। ठीक है, वो पेरिटोनियम में स्प्रेड कर जाता है। इसके अलावा सम म्यूकस सिक्रेटिंग एपेंडिशियल कार्सिनोमास और ओवेरियन कार्सिनोमा, दे फिल द पेरिटोनियल कैविटी विद अ जिलेटिनस नियोप्लास्टिक मास रेफर टू एज सीडोमैक्सोमा पेरिटोनाई। ठीक है, सीडोमैक्सोमा पेरिटोनाई का वर्ड जहां पे भी नजर आएगा, इसका मतलब होगा कोई ओवरी का म्यूकस सिक्रेटिंग ट्यूमर था, कोई अपेंडिशियल कार्सिनोमा था जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा था, जो कि पेरिटोनियल कैविटी में एक मैस की फॉर्म में, जिलेटिनस मैस की फॉर्म में फैल चुका है। उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। अच्छा, कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि लिम्फेटिक्स के थ्रू ग्रो करते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द लिम्फेटिक्स इज द मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर द इनिशियल डिसेमिनेशन ऑफ कार्सिनोमास। एमसीक्यू आ गया बच्चों। ठीक है, कि मोस्ट कॉमन पाथवे ऑफ इनिशियल डिसेमिनेशन ऑफ कार्सिनोमा क्या है, लिम्फेटिक स्प्रेड। सार्कोमास भी ये रूट यूज करते हैं, एंड ट्यूमर्स डू नॉट कंटेन फंक्शनल लिम्फेटिक बट लिम्फेटिक वेसल्स लोकेटेड एट द ट्यूमर मार्जिन्स आर अपरेंटली सफिशिएंट फॉर द लिम्फेटिक स्प्रेड ऑफ ट्यूमर सेल्स। ठीक है, इसके अलावा द emphasis on the lymphatic spread for carcinoma and hepatogenous spread for the sarcoma is misleading because ultimately there are numerous interconnection between the vascular and lymphatic system. आगे वो बात बच्चों यही कर रहा है कि लिम्फ नोड्स के थ्रू जो पैटर्न इन्वॉल्वमेंट है नेचुरल रूट को फॉलो करता है, जिस तरह कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है। ठीक है, अगर वो अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करता है तो इसका मतलब है वो सबसे पहले कौन से लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा, एक्सिला। हमारे बगल के लिम्फ नोड्स होते हैं उनको हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहते हैं, ये तुम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़े होंगे। सबसे पहले इनको इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इस तरह इनर क्वाड्रेंट ब्रेस्ट का अगर ट्यूमर है तो वो इंटरनल मेमोरी आर्टरीज को के थ्रू, या जो इंटरनल मेमोरी आर्टरीज के साथ जो लिम्फ नोड्स अटैच होते हैं उनके थ्रू फैलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंफ्राक्लेविकुलर या सुप्राक्लेविकुलर नोड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, कार्सिनोमा ऑफ लंग अगर है देन अराइजिंग इन द मेजर रिस्पिरेटरी पैसेजेस, वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, ट्रीकियो ब्रोंकियल या मेडिएशनल लिम्फ नोड्स को जाएगा।
ठीक है। इस तरह कुछ ब्रेस्ट के कैंसर्स हैं जो कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करते हैं और आप उन लिम्फ नोड्स के थ्रू असेस कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट करो ब्रेस्ट में पैल्पेट करने से कुछ नहीं मिल रहा लेकिन आपको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इनलार्ज मिल रहे हैं, तो आपके दिमाग में फौरन एक अलार्म आ जाना चाहिए कि समथिंग इज फिशी। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर कुछ मसला हो सकता है, ये लिम्फ नोड्स क्यों ग्रो किए हैं पेशेंट के। अच्छा, आगे वो बात कुछ कर रहे हैं सेंटिनल लिम्फ नोड्स की बायोप्सी का, बता रहे हैं कि सेंटिनल लिम्फ नोड्स हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। To avoid the considerable surgical morbidity associated with a full axillary lymph node dissection, biopsy of the sentinel lymph nodes is used to assess the presence or absence of metastatic lesions in the lymph node. Sentinel lymph node वो पहला lymph node होता है in the regional lymphatic basin that receives lymph flow from the primary tumor. ठीक है, सबसे बड़ा lymph node होता है, ठीक है, जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा lymph रिसीव करता है प्राइमरी ट्यूमर से, उसको हम कहते हैं सेंटिनल lymph node। अगर आप रहते हैं ना और उसकी फौरन से पहले बायोप्सी करके देख लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा ट्यूमर है, कितना फैला हुआ है, कितना इन्वॉल्व कर लिया लिम्फ नोड्स को। आप ट्यूमर की टाइप देख लेते हैं, ठीक है, मेलानोमा, कोलोन कैंसर और दूसरे ट्यूमर जितने भी हैं उनके अंदर सेंटिनल लिम्फ नोड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा जो रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं दे सर्व एज एन इफेक्टेड बैरियर टू फर्दर डिसेमिनेशन ऑफ द ट्यूमर एटलीस्ट फॉर अ व्हाइल। कुछ टाइम के लिए तो ट्यूमर को पकड़ लेते हैं ना लिम्फ नोड्स। कुछ ऐसे भी ट्यूमर होते हैं, जिस तरह ब्रेस्ट में ट्यूमर है, आपने एक्सिलरी लिम्फ नोड में फैल गया, आप एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को हटा दो, ब्रेस्ट रिमूव कर दो, मेस्टेक्टमी कर दो या लंपेक्टमी कर दो, ठीक है, ट्यूमर खत्म हो जाएगा। आप कीमोथेरेपी करो, रेडियोथेरेपी करो, पेशेंट विल बी फिट फाइन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स और ड्रेनेज ऑफ ट्यूमर सेल डेब्रिस या ट्यूमर एंटीजेंस या बोथ, उनसे भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव चेंजेस नोड्स के अंदर आ जाती हैं। जब भी हम लिम्फ नोड को रिएक्टिव कहेंगे ना बच्चों, रिएक्टिव का ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एक्शन में आ गया या बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। जब भी लिम्फ नोड के लिए रिएक्टिव का वर्ड यूज होगा इट मीन्स कि वो बेजरर है, ठीक है, वो अपने नॉर्मल रिएक्शन पे आ चुका है, ठीक है। रिएक्टिव चेंजेस आर ऑलवेज बिनाइन, ठीक है। रिएक्टिव चेंजेस का ये नहीं कि उसके अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की कोई केमिकल चेंजेस आने शुरू हो गई हैं। अच्छा, जब हेमेटोजेनस का टर्म हमने यूज किया है तो ये सर ब्लड के लिए ज्यादा, क्या ये होता ही ब्लड के स्प्रेड के लिए, मतलब ट्यूमर ब्लड के थ्रू फैलेगा, टिपिकल ऑफ सार्कोमा, लेकिन कार्सिनोमास में भी देखा जाता है। आर्टरीज with less freely whenever when tumor cell pass through the pulmonary capillary bed or pulmonary arteriovenous shunt or when pulmonary metastasis themselves give rise to additional tumor emboli, अगर venous ब्लड से फ्लो कर रहा होता है ब्लड बॉन्ड सेल्स, ठीक है, ये ट्यूमर जो सेल्स होते हैं वो इसके थ्रू चल रहे होते हैं। और ज्यादातर जो हेमेटोजेनस डिसेमिनेशन होती है वो कौन से ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, लिवर एंड लंग्स को, ठीक है, ये याद रखने दो ऑर्गन, एल एल, लिवर लंग्स, ठीक है। इसके अलावा कैंसर अराइजिंग इन द वर्टिब्रल कॉलम दे ऑफन एम्बोलाइज थ्रू द, एम्बोलाइज का मतलब तो याद होगा ना, थ्रू द पैरावर्टिब्रल प्लेक्सस एंड दिस पाथवे इज इन्वॉल्वड इन फ्रीक्वेंट वर्टिब्रल मेटास्टेसिस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड एंड प्रोस्टेट, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि थायराइड या प्रोस्टेट का ट्यूमर होगा तो आपको वर्टिब्रल कॉलम या इसकी विसिनिटी में आपको मिल सकता है। Certain cancer have a propensity for invasion of veins. Renal cell carcinoma often invades the branching of, इस तरह renal cell carcinoma है वो veins को involve कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा hepatocellular carcinoma है वो portal या hepatic channels को involve करते हैं। hepatocellular जो liver के कैंसर है। इसके अलावा IV growth is may not be accompanied by widespread, remarkably such IV growth may not be accompanied by widespread dissemination। इसको छोड़ दो बच्चों। इसके अलावा ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, ये कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं, ये बोन की तरफ जा सके हैं। कुछ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो लंग के हैं वो एड्रिनल ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ब्रेन के हैं या न्यूरोब्लास्टोमा है, एड्रिनल ग्लैंड्स के ट्यूमर हैं, ठीक है। ये कहाँ पे जा सकते हैं, ये लिवर और बोन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्केलेटल मसल या स्प्लीन के ट्यूमर हैं, दे रिसीव अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड हैविंग लार्ज वैस्कुलर बेड्स आर रियरली द साइट ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट। मतलब ये जो है ना स्केलेटल मसल स्प्लीन, दे रिसीव अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्डियक आउटपुट, ज्यादा सारा ब्लड इनके पास आता है कार्डियक आउटपुट का, और इनके अंदर वेस्कुलर बेड्स भी बहुत ज्यादा रिच होते हैं। सो दे आर रियरली द साइट ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट। बहुत कम स्केलेटल मसल या स्प्लीन में हमें सेकेंडरी मेट्स मिलते हैं। मेट्स का जब भी मैं वर्ड यूज करूँ वो मेटास्टेसिस के लिए होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर था। लास्ट टाइम हम लोग टेस्ट की वजह से कम पढ़ सके थे। एपिडेमियोलॉजी बहुत आसान सा टॉपिक है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये है कि कैंसर कहाँ कहाँ किस किस थ्रू तरीके से फैलेगा, ठीक है। जैसे एपिडेमियोलॉजी का टर्म पता नहीं कम्युनिटी मेडिसिन तुम लोग बीडीएस में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि एपिडेमियोलॉजी इज द टर्म स्पेसिफिकली यूज इन कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये कोई बच्चे ने बोला है
अच्छा पढ़ोगे, ठीक है, चलो गुड है बच्चों। अच्छा, अब जब हम एपिडेमियोलॉजी का टर्म यूज करेंगे ना, इट मीन्स के मेजर इंसाइट इनटू द कॉजेज ऑफ कैंसर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। जैसे आप इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो कि यार हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कैंसर फैला रहे हैं। आप रेसिस में पढ़ रहे हो, जैसे हेरिडिटरी है, खानदान में कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कैंसर फैला रहे हैं। कल्चर को पढ़ रहे हो कि हम ऐसी कौन सी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारी क्या ऐसी चीज है हमारी कल्चरल में, ठीक है, जो हमें कैंसर की तरफ लेके जा रही है। ये एपिडेमियोलॉजी में हम चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल इम्पैक्ट अगर कैंसर का देखा जाए तो 2008 में इतने कैंसर नहीं थे जितने अब हो गए हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और एज के साथ साथ वो कह रहे हैं कि 2030 तक जो कैंसर का नंबर है वो ऑलमोस्ट 21 मिलियन तक ग्रो कर जाएगा, और जो कैंसर से डेथ है ना वो 30 मिलियन तक हो जाएंगी 2030 तक। अभी 2020 में बहुत बुरे हालात हैं, आई डोंट नो 2030 में क्या होगा बच्चों। अच्छा, अब ये आप लोगों की बुक में एक डायग्राम बनी हुई है जिसने उसने 2014 में एस्टिमेटेड कैंसर इंसिडेंस बताया हुआ है और बी में उसने कैंसर डेथ बताया हुआ है, ठीक है। अगर मैन में और वुमेन में आप कंपेयर करो तो आसानी से आप लोग देख सकते हो, जहां आपको ज्यादा परसेंटेज नजर आ रही है इसका मतलब है वो ऑर्गन मेल में ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप प्रोस्टेट को देखो तो मेल में 27% ऑफ कैंसर दे आर प्रोस्टेट, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर प्रोस्टेट कैंसर का है। इसके अलावा फीमेल में अगर आप देखो तो आप ब्रेस्ट को देखो तो फीमेल में 29% ब्रेस्ट कार्सिनोमा केसेस कॉमन है। ये 2014 के एस्टिमेटेड केसेस बताए हुए हैं, अब तो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा डेथ्स अगर आप देखो तो मेल में सबसे ज्यादा इससे हो रही है, प्रोस्टेट से नहीं हो रही, लंग कैंसर मेल्स में, ठीक है। स्मोकिंग इसकी एक बहुत बड़ी कॉमन कॉज है। लंग कैंसर 28%। फीमेल्स में अगर आप देखो तो फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन भी ब्रेस्ट कैंसर था, और फीमेल में जो है वो भी लंग 26% कॉज है डेथ की, ठीक है। ब्रेस्ट है इन्वॉल्व है, 23% अदर केसेस भी हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डेथ हो रही है वो दोनों में मेल फीमेल में लंग की वजह से हो रही है। So the most common tumor in men arising in the prostate, lung and colon. In women, cancer of the breast, lung and colon are the most frequent. वही चीज जो हमने पहले पढ़ी, cancer of the lung, female breast, prostate and colon, they constitute 50% of cancer diagnosis and cancer death. और developing countries में the most common cancer they involve the lung, stomach and liver in men, and the breast, cervix and lungs in वुमेन, वही चीज। अच्छा, डिक्रीज्ड यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन लंग कैंसर डेथ। ये तो आप लोगों को पता होगा कि स्मोकिंग किल्स, ठीक है। बट फिर भी अगर इधर लड़के हजरात बैठे हुए हैं, आई डोंट नो कि स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते, लेकिन इट्स अ वेरी बैड हैबिट, ठीक है। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर लंग्स, ठीक है। वो कह रहे हैं ना कि जितना आप टोबैको प्रोडक्ट्स कम यूज करोगे उतना कैंसर के डेथ्स में रिडक्शन होती जाएगी। अच्छा, फिर आगे बच्चों वो कह रहा है कि इसके अलावा कोलोरेक्टल या फीमेल ब्रेस्ट या प्रोस्टेट कैंसर की इम्प्रूव डिटेक्शन या ट्रीटमेंट से उनका डेथ रेट कम हो सकते हैं, ठीक है। और फिर अमेरिका में वो बताया हुआ है कि कुछ सर्वाइकल कैंसर हैं, जिस तरह फीमेल में सर्विक्स होती है ना, यूट्रस का आउटर पार्ट, ठीक है, सर्विक्स, ठीक है। उस पैप स्मेयर हम एक टेस्ट कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हम उसका सर्विक्स का कुछ पार्ट नहीं, उसका कुछ जैसे कह लो ना, एक टेस्ट होता है, ठीक है, पेपनेकोलो उसको कहते हैं या उसको पैप कहते हैं। ये प्रॉपर टेस्ट होता है जिसमें हम स्वैब लेते से उसका कुछ जैसे कह लो ना, उसका कुछ हिस्सा नहीं कहते, लेकिन आप उसे कह लो कि हम उसका जैसे वॉल्स होता है ना, उसको वॉल्स को टच करके उसका कुछ म्यूकस सा या जो स्लाइमी सा पार्ट होता है, ठीक है, सर्विक्स की जो सिक्रीशंस टाइप होती हैं, ठीक है, वो पैप में हम ले लें। जी, पैसिव स्मोकर्स भी उतने ही इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके साथ बैठा हुआ अगर सिगरेट पी रहा है तो आप भी उतने ही इफेक्ट हो रहे हैं जितना वो पी रहा है, ठीक है। इसलिए सिगरेट वालों के साथ कम से कम बैठा करें। अच्छा, इसके अलावा डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ है स्टमक में किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन डाइटरी कार्सिनोजेंस। अच्छा, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे जेनेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। अच्छा, इसके अलावा कुछ अच्छा, शुक्र है कि पहली दफा किसी लड़के ने भी, अहमद ने सिगरेट की बात पे रिस्पॉन्स दिया है, इसका मतलब है अहमद जाग रहा है। अच्छा, इसके अलावा बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। एनवायरमेंटल फैक्टर अपीयर्स टू बी डोमिनेंट रिस्क फैक्टर फॉर मोस्ट कैंसर, ठीक है। सो कुछ इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं 15%, ठीक है, कैंसर
फैलाने में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा, ये कुछ हम एजेंट्स पढ़ेंगे, जैसे इन्फेक्शियस एजेंट पढ़ेंगे, स्मोकिंग पढ़ेंगे, ये हमारे सारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। जैसे एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है और ये सर्वाइकल कार्सिनोमा का एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, आपको एमसीक्यू आ सकता है कि सर्वाइकल कार्सिनोमा का मेजर एटियोलॉजिकल एजेंट कौन सा है, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके अलावा स्मोकिंग सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है विच कंट्रीब्यूट्स टू प्री मेच्योर डेथ, ठीक है। कौन कौन सा कैंसर हो सकता है, माउथ का, फेरिंग्स का, लेरिंग्स का, एसोफेगस, पेनक्रियास, ब्लैडर एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली 90% ऑफ लंग कैंसर डेथ। इसलिए सिगरेट से बचो बचो। अच्छा, इसके अलावा अल्कोहल कंजप्शन अलोन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ओरोफेरिंग्स, ठीक है। हमारे लेरिंग्स, लिप्स, एसोफेगस सब अल्कोहल की वजह से बर्बाद हो सकते हैं। लिवर में कैंसर जा सकता है, अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है। अल्कोहल और टोबैको का अगर तो कॉम्बिनेशन हो गया तो बस अल्लाह ही हाफिज है आपका। अच्छा, इसके अलावा कुछ डाइट हैं, डाइटरी फैक्टर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे कोलोरेक्टर, मतलब कोलोरेक्टर का मतलब ये हमारे कोलोन और रेक्टम के जितने भी कैंसर हैं वो डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद कैंसर रिस्क। यूएस में 52% मेल्स की पॉपुलेशन और 62% फीमेल पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। इसके अलावा हमारी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन particularly if it is unopposed by progesterone, ठीक है, it increases the risk of the breast and endometrium tissues, ठीक है। एस्ट्रोजन हद से ज़्यादा यूज़ होना या एस्ट्रोजन हद से ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है बॉडी में, ठीक है, इट मीन्स के ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम के कार्सिनोमा से एक्सपोज हो सकते हैं फीमेल्स, ठीक है, सिर्फ खवातीन, मर्द नहीं। इसके अलावा कुछ ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, वो भी कुछ जिसे कह लो ना, उनका रिलेशनशिप भी है, नली पेरस हैं या उनके टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कार्सिनोजेंस हैं, ठीक है, हमारे वर्क प्लेस, हमारा फूड, हमारी पर्सनल प्रैक्टिसेस। ऐसे लोग जो ज़्यादातर बाहर रहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस से या स्मोक से एक्सपोज होते हैं। स्मोक पिछले दिनों लाहौर में आ गई थी, याद हो तुम लोगों को, सर्दियों में बड़ा मुसीबत हुई थी, पिछले साल भी, इस साल भी। इसके अलावा जो लोग ज़्यादातर कुएं का पानी पीते हैं उसमें आर्सेनिक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा सर्टन मेडिकेशन जैसे मीथोट्रेक्सेड ये कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके भी बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा एस्बेस्टोस, ऐसे लोग जो एस्बेस्टोस से एक्सपोज होते हैं या ग्रिल मीट, हाई फैट डाइट या अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है। बुक में एक टेबल बना हुआ है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स का जिसमें बताया हुआ है कुछ एजेंट्स, ग्रुप्स जिनकी वजह से कौन सा कैंसर फैल सकता है और ये टिपिकल यूज़ किस तरीके से होता है उस चीज़ का, ठीक है। ये टेबल पता होना चाहिए, याद करने हैं, ठीक है। आर्सेनिक अगर यूज करते हैं तो लंग कार्सिनोमा, स्किन कैंसर हो सकता है। आर्सेनिक किस किस चीज में आपको मिलेगी, मेटल स्मेल्टिंग में, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एलॉयज में, इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, मेडिसिन में, हर्बिसाइड में, फंगीसाइड में, एनिमल डिप्स में, ठीक है, इन जगहों पे आपको आर्सेनिक मिल सकती है। एस्बेस्टोस क्या कॉज करती है, लंग, एसोफेजियल, गैस्ट्रिक, कोलोन कार्सिनोमा, मीजोथीलियोमा, कहाँ कहाँ पाई जाती है। फायर, ये नॉर्मली फायर, हीट, फ्रिक्शन रेजिस्टेंट होती है और ये फायर रेजिस्टेंट टेक्सटाइल्स, फ्रिक्शन मटेरियल्स वगैरह में, ब्रेक लाइनिंग्स में, अंडर लेमेंट, रूफिंग पेपर, फ्लोर टाइल्स सब में पाई जाती है। सो जो जो इन किस्म की फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं ना बच्चों, वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स होते ही वो हैं, या ऑक्यूपेशनल कैंसर जो हमारी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं, मतलब जैसा मेरी ऑक्यूपेशन है कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, तुम लोगों की ऑक्यूपेशन है कि तुम लोग डॉक्टर हो, तो हमारी ऑक्यूपेशन, हम जिस चीज़ से, अब जिस तरह एक रेडियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, वो रेस से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह मैं बीइंग अ हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, मैं अगर पेशेंट के कोई एफएनए कर रही हूँ या कोई पेशेंट का ग्रॉसिंग कर रही हूँ किसी ऑर्गन की, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज होंगी, फिंगर कट इंजरी या इस तरह, मतलब हमारे ऑक्यूपेशन पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, हम क्या काम करते हैं और वो बीमारी हमें उससे अफेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा हेपेटिक एंजियोसार्कोमा, एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है हेपेटिक एंजियोसार्कोमा का, ठीक है, कौन से एजेंट से होता है, विनाइल क्लोराइड से होता है। लंग कार्सिनोमा किससे होता है, रेडॉन से ज्यादातर होता है। इसके अलावा लंग के तो बहुत सारे हैं ना, निकल से होता है, क्रोमियम कंपाउंड से होता है, प्रोस्टेट ज्यादातर कैडमियम कंपाउंड से होता है, इसके लंग बेरिलियम से होता है, एस्बेस्टोस। लंग के तो काफी सारे हैं ना, जो हेपेटिक एंजियोसार्कोमा होता है एक ही है, विनाइल क्लोराइड। एज बच्चों बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। नॉर्मली कैंसर जो है वो 55 ईयर्स एज के बाद ज़्यादा देखा जाता है। फीमेल्स, मैन में 60 टू 79 और फीमेल्स में 40 टू 79, लेकिन इसकी भी कोई स्पेसिफिक डिमार्केशन नहीं है बच्चों, क्योंकि मैं कैंसर की फील्ड में हूँ,
मुझे पता है कि बहुत यंग मैंने बहुत यंग फीमेल्स में भी कैंसर देखा है, लास्ट स्टेज पे भी देखा है, और अल्लाह माफ़ करे वो अब इसका कोई एज लिमिट भी नहीं रही कैंसर की। लेकिन हम क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं कि ज़्यादातर ओल्ड एज को मतलब आफ्टर 55 ईयर्स एज कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे भी इससे बचे नहीं हैं बिल्कुल भी। बच्चों में भी जो 15 ईयर से यंगर हैं उनमें एक्सीडेंट के बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ है कैंसर। एक्सीडेंट के बाद सेकंड ओनली टू एक्सीडेंट। However, the type of cancer that predominate in children are significantly different from those seen in adult. Carcinoma जो इसके लिए बच्चों में देखे जाते हैं 60% जो उनकी कॉज है एक्यूट ल्यूकीमिया वगैरह या सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग के ट्यूमर्स वगैरह। इसके अलावा कुछ जो इन्फेंसी या चाइल्डहुड के कैंसर है बच्चों में राउंड ब्लू सेल ट्यूमर जैसे न्यूरोब्लास्टोमा है, विल्म्स ट्यूमर है, रेटिनोब्लास्टोमा है, एक्यूट ल्यूकीमिया, रेब्डोमायोसार्कोमा, ये सब बच्चों के हैं। ठीक है बच्चों, विल्म्स ट्यूमर बड़ों में नहीं होगा, न्यूरोब्लास्टोमा बड़ों में नहीं होगा, रेटिनोब्लास्टोमा बड़ों में नहीं होगा, ये बच्चों के ट्यूमर हैं। इसके अलावा कुछ एक्वायर्ड प्री डिस्पोजिंग हमारे फैक्टर हैं। प्री डिस्पोज मतलब जो हमें एक कैंसर की तरफ लेके जा रहे हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ प्रिकर्सर लियन है, हमारी इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट्स हैं, दे यू नो दे ड्रैग अस टुवर्ड्स कैंसर। ठीक है, इसके अलावा रिपीटेड राउंड ऑफ सेल डिविजन्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा ट्यूमर जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी मतलब एक जगह जहाँ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है बहुत अरसे से, वहाँ पे कैंसर ग्रो कर सकता है। ठीक है, अक्सर होता है कि एक पेशेंट को बहुत अरसे से अल्सर है, अनट्रीटेड जा रहा है और इवेंचुअली वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में चेंज हो जाएगा। अच्छा, कुछ अब ये इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स हैं और उनके साथ जुड़े हुए उनकी कॉजेज हैं और उनके साथ उनकी जुड़ी हुई कंडीशन है, मतलब इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड कैंसर एंड एटियोलॉजिकल एजेंट। एस्बेस्टोसिस, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। सिलिकोसिस भी, उसकी वजह से कौन सा कैंसर हो सकता है? मीजोथीलियोमा या लंग कैंसर। और वजह क्या है? एस्बेस्टोस फाइबर होता है उसमें और सिलिका पार्टिकल्स। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज, आईबीडीज को कहते हैं, इससे कैंसर ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा लाइकेन स्क्लेरोसिस, इससे वल्वर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फीमेल में वल्वा होती है ना, उसका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, उसके साथ एसोसिएटेड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस खतरनाक नहीं है, लेकिन पेनक्रियाटाइटिस अगर बहुत अरसे अनट्रीटेड जाएगी तो वो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा में बदल जाएगी। इसके अलावा उसका कॉज क्या हो सकती है? पीछे अल्कोहल हो सकती है। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, बहुत अरसे तक गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, स्टोन्स की वजह से भी, किसी वजह से भी हो सकती है, उसकी वजह से भी गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है। और इसके ये पीछे एटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं। ठीक है, तो सबके एटियोलॉजिकल एजेंट इस तरह गैस्ट्रिक अल्सर हैं, ओपिस्टोरकिस कोलेंजाइटिस है, ठीक है, कोलेंजियोकार्सिनोमा बाइल डक्ट का कैंसर करता है। ठीक है, ये वर्म होता है, लिवर फ्लू। ठीक है, इसकी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है और ये पॉजिटिव एजेंट होता है और ये कैंसर होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, पीछे एच पाइलोराई इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी और सी भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बदल सकते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस है, बोन्स का ट्यूमर है। और इसके अलावा कुछ क्रॉनिक सर्वाइटिस वगैरह हैं। ठीक है, सर्वाइकल कार्सिनोमा में बदल सकते हैं। पीछे कॉज क्या थी? एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ब्लेडर के कैंसर हैं, सॉरी ब्लैडर के कैंसर हैं, सिस्टोसोमियासिस, ये सिस्टोसोमा हीमाटोबियम एक पैरासाइट होता है, उसकी वजह से कॉज होते हैं। पहले क्रॉनिक सिस्टाइटिस होता है और अगर उसको अनट्रीटेड रखेंगे बहुत अरसे तक तो वो ब्लैडर कार्सिनोमा में बदल जाएगा। So precursor lesions can be defined as localized morphological changes that are associated with high risk of cancer. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और कैंसर, ये पीछे हमने टेबल में पढ़ लिया है कि कैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलेगी। क्रॉनिक पुराने अरसे से चलती आ रही है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, और वो कैंसर में बदल जाएगी। So additionally, the activated immune cell produce reactive oxygen species that are directly genotoxic as well as inflammatory mediators that promote bystander cell survival in the face of the genomic damage. अब वो यही इस पैरा में यही कह रहा है, बच्चों बुक में देख लेना कि जो जितने भी क्रॉनिक चेंजेस चल रहे होंगे ना, जैसे फर्स्ट करो कोई मेटाप्लेजिया चल रहा है, ठीक है, मेटाप्लेजिया का मतलब ये कि अगर वो अभी वो खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर वही मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया में चेंज हो गया है तो इसका मतलब है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, जैसे आप हमारे एक पेशेंट अल्सर का पेशेंट है, ठीक है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, अक्सर उसकी बायोप्सी करो तो उसमें एच पाइलोराई हमें मिलते हैं। ठीक है, एच पाइलोराई को आप ट्रीट कर सकते हो एंटीबायोटिक से, लेकिन अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, ट्रिपल रेजीम पढ़िए, सुनिए कभी ट्रिपल रेजीम क्या होती है एच पाइलोराई पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट में, मेडिसिन में पढ़ोगे। ठीक है, जब आप उसको ट्रिपल रेजीम से ट्रीटमेंट कर देते हो तो वो बंदा बच जाता है, मतलब
ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत अरसे तक 10-20 साल गुजर गए हैं, पेशेंट अनट्रीटेड जा रहा है, तो उसके अंदर चांस है वो स्टमक के कैंसर यानी गैस्ट्रिक कैंसर में तब्दील हो सकता है। सो प्रिकर्सर लीजन बहुत इम्पोर्टेंट है कैंसर को देखने के लिए। अब ये कुछ उसने कैंसर बताए हुए हैं, ये किस तरह से इनके पीछे प्रिकर्सर लीजन होंगी। जैसे बैरेट इसोफेगस है, ठीक है, इसमें गैस्ट्रिक और कोलोनिक मेटाप्लेजिया होता है इसोफेजियल म्यूकोसा का गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से, ठीक है। ये वो प्रिकर्सर लीजन है जो कैंसर में बदल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्क्वेमस मेटाप्लेजिया है ब्रोंकियल म्यूकोजा का, कोलोनिक मेटाप्लेजिया स्टमक का। इसके अलावा कुछ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वगैरह, ये भी अगर जिसे कह लो ना जिस तरह सस्टेन्ड ईस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन अगर होती जा रही है, तो ये हाइपरप्लेजिया भी इवेंचुअली कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है। इसके अलावा लूकोप्लेकिया है, ठीक है, ओरल कैविटी में जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसकी थिकनिंग हो जाती है, या इसके अलावा पेनिस में, वल्वा वगैरह में स्क्वेमस कार्सिनोमा वगैरह में चेंज हो जाता है। अच्छा, फाइनल ग्रुप ऑफ प्रिकर्सर लीजन इज द बेनाइन न्यूप्लाज्म दैट आर ए रिस्क फॉर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब बेनाइन ट्यूमर्स भी मैलिग्नेंट में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ कोलोनिक विलस एडिनोमास होते हैं जो कि बेजरर होते हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ नियोप्लास्टिक प्रिकर्सर लीजन। मतलब अगर आपको कोलोनिक विलस एडिनोमा नजर आ रहा है और वो 50% केसेस में अगर अनट्रीटेड रहता है, उसका आप इलाज नहीं करते हैं ना, तो एडिनोकार्सिनोमा में बदल जाएगा वो, ठीक है। सो ये बिनाइन ट्यूमर्स भी मेलिग्नेंट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं अगर इनको प्रॉपरली इलाज ना करो या इनको ना हटाओ टाइमली। इसके अलावा इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट, जैसे अगर पेशेंट टी सेल डेफिशिएंट है, एचआईवी वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, दे आर वेरी मच इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, और ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा चांस होता है इन्फेक्शन और कैंसर वगैरह का। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंटल और इनहेरिटेड फैक्टर्स, अगर आप देखें कुछ फैमिलीज में इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि चलते आ रहे होते हैं। जिस तरह फीमेल्स में है ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, अगर एक फीमेल है, एक बच्ची है, उसकी नानी दादी को या माँ को BRCA1 या BRCA2 ट्यूमर सप्रेसर जीन है बेसिकली, ठीक है, BRCA1 रट्टा लगाना होगा लड़कियों लड़कों, BRCA1 या BRCA2 अगर इसकी म्यूटेशन हो गई है, ठीक है, म्यूटेटेड कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है, नानी दादी को था लेकिन फीमेल में इसकी म्यूटेटेड कॉपी आ गई है, ठीक है, तो खतरा होगा कि उस बच्ची में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांस होंगे, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ऑफ इंटरेस्ट इन दिस रिगार्ड आर जीन्स दैट कोड द साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनहेरिटेड वेरिएशंस में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी बच्चों, ये हम लोगों का आज का टॉपिक था, ख़त्म हो गया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर आई थिंक हम लोगों का अगली क्लास में पढ़ना है। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस, हॉलमार्क ऑफ कैंसर। जी बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। आज हम लोगों ने एपिडेमियोलॉजी पढ़ लिया कि हमारे किस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे ऑक्यूपेशनल जो हमारी ऑक्यूपेशन किस तरह से ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है, हमें कैंसर की तरफ लेके जाती हैं। और मुझे काइंडली आप लोग रिस्पांस दें कि आप लोगों को कुछ समझ आ रही है, कि कुछ आई है, कि कुछ नहीं आई है समझ। अगर तो बैठे हुए हो, ठीक है, आ गई है समझ, इकरा को भी आ गई है, तहरीम को भी आ गई है, ठीक है, ईमन को भी आ गई, हमजा को भी आ गई है, अच्छा, ताहिरा को भी आ गई, अफशीन, उसामा को भी आ गई, मुझे भी आ गई है। अच्छा चलो, गुड है उसामा। शांजे को भी आ गई है, बिलाल को भी आ गई है। बिलाल का पेपर, भाई तुम्हारा पेपर बड़ा अच्छा था बिलाल, आई रिमेम्बर योर नेम, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा था। मायरा को भी आ गई, हुमा की, मतलब हर बच्चे का पेपर बहुत अच्छा था, MCQs भी SCQs भी। आगे भी मेहनत जारी रखना है बच्चों, ठीक है, प्रॉफ में अच्छे तरीके से। इकरा, चलो सबको समझ आ गई है, ठीक है, एक भी बजने वाला है, ठीक है, 1 मिनट रह गया है, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आप लोगों से मेरी मुलाकात अब नेक्स्ट वीक होगी, ठीक है, अपना ख्याल रखना है बच्चों, ठीक है, और पढ़ना है, ठीक है, जो पढ़ाया है उसको अच्छे तरीके से घर में बैठ के उसको पढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।